बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो क्या कैप्टन अभिमन्यु की वहाँ पर कोई भूमिका रहेगी? किसानों के साथ मारपीट भी, लाठियाँ भी बांधी गई, तो ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को नहीं लगता था कि किसानों के लिए भी कूदना चाहिए था? अहित नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हित होगा। कि एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लिखा जाता? अगर लिख देते हैं तो कोई मुद्दा ही नहीं बचता। एमएसपी छीनने की हिम्मत और हिमाकत कोई नहीं कर सकता। चुनाव जो पहले हुए थे विधानसभा के, उसके बाद आप कहीं नज़र नहीं आए। उसमें धूल और धुएं के बादल उस पर ला दिए गए और मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ कि दिल्ली सरकार उनकी उंगली के इशारे पर नाचा करती थी। लेकिन कैप्टन साहब, अब तो गेंद आपके पाले में। इस चुनाव को जात पात का रंग दिया जा रहा है और ऐसी कभी भी कोई नौबत आएगी हम साथ खड़े मिलेंगे। और काफ़ी सारे जो आपके नेता थे उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो आपको नहीं लगता कि बड़ौदा के अंदर बीजेपी की राह मुश्किल होगी? कैप्टन अभिमन्यु का क्या स्टैंड है? तो कोई भी ये गलतफहमी ना पाले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आज हम आपको एक ऐसे नेता से रूबरू कराएंगे जो हरियाणा की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से नादार्द हैं और कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन बिंदास हरियाणा की टीम ने उनको आज ढूंढ लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार अजय जी, मैं कहीं छिपा हुआ नहीं हूँ। मुझे लगभग 1.5 महीना बीमार था और ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। चुनाव जो पहले हुए थे विधानसभा के, उसके बाद आप कहीं नज़र नहीं आए, ना ही मीडिया में कोई आपका बयान आया किसी प्रकार की। क्या सब कुछ कुशल मंगल तो है? बहुत बढ़िया, ईश्वर की बड़ी अनन्य कृपा है। ये कोरोना के समय में एक मर्यादा का पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है और समाज में जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं तो हम सब की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक आदर्श रूप उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनावश्यक जो है वो मिलना जुलना ना करते हुए, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस मानवता के ऊपर आए हुए संकट को जितना टाल सकें टालने का प्रयास करना चाहिए। उतना ही मैंने प्रयास पिछले दिनों किया है। कैप्टन साहब, अभी अगर हम हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में दांव-पेच फंसे हुए हैं। अगर हम विशेष तौर से बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो क्या कैप्टन अभिमन्यु की वहाँ पर कोई भूमिका रहेगी? क्या ऐसे ही पहले की तरह नादार्द रहेंगे या मैदान में कूदेंगे? निश्चित तौर पर मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बड़ौदा के चुनाव में पूरी मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए रात दिन एक करने का काम करेंगे। और हम तो जंगी घोड़े हैं, मैदान जंग से कभी दूर नहीं रह सकते। निश्चित तौर पर पार्टी के लिए हम एक कार्यकर्ता, एक योद्धा के नाते से युद्ध के मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। मनोहर लाल जी की सरकार एक और विधायक अतिरिक्त जोड़ करके पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और एक लोकप्रिय नेतृत्व मनोहर लाल जी का और एक योग्यतम व्यक्तित्व योगेश्वर दत्त जी का, वो बड़ौदा को जो निश्चित तौर पर बड़ौदा में कमल खिलाने का काम होगा। कैप्टन अभिमन्यु 1 साल के बाद दोबारा फिर मैदान में उतरे हैं, लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो हरियाणा में इन दिनों किसानों का आंदोलन बहुत ज़्यादा पीक पर चला था और उस किसानों के साथ मारपीट भी, लाठियाँ भी बांधी गई। तो ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को नहीं लगता था कि किसानों के लिए भी कूदना चाहिए था? देखिए, जिस प्रकार से अपोजिशन ने जो किसानों का एक जो उनकी सोच थी, जो उनके मन में द्वंद्व थे, उसका राजनीति करने का काम किया, राजनीतिकरण करने का काम किया, उससे अपोजिशन की मंशा इसको सही मायनों में किसान के दुख दर्द को साझा करने की बजाय वह इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने की ज़्यादा रही। और जो पूरा विषय है उस पूरे विषय को एक प्रकार से उसमें धूल और धुएं के बादल उस पर ला दिए गए। जहाँ तक ये 3 कानूनों का प्रश्न है, 3 कानून अपने आप में कहीं पर भी उसमें किसान का कोई अहित नहीं है, बल्कि समय इस बात को साबित करेगा कि उससे किसान का अहित नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हित होगा। जो किसान के मन में संशय है कि जिस प्रकार का एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि भविष्य में कोई एमएसपी को समाप्त कर दिया जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान जो है ये कृषि प्रधान देश है और हरियाणा और पंजाब हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं और एमएसपी हमारे हरियाणा पंजाब के विशेष रूप से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। मैं नहीं समझता कि कभी भी भविष्य में कोई इस प्रकार की भूल करेगा, गलती करेगा कि
एमएसपी को विड्रॉ कर लिया जाए या उसको हटा लिया जाए। और मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि कोई उसका एमएसपी को भविष्य में तोड़ पाएगा। कैप्टन साहब, आपने कहा कि अभी एमएसपी को लेकर जो मुद्दा चल रहा है वो विपक्ष के बहकावे पे चल रहा है, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो उनका ये साफ तौर से कहना है, ये मांग है कि एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लिखा जाता। अगर लिख देते हैं तो कोई मुद्दा ही नहीं बचता। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अध्ययन करने के लिए और उसके ऊपर अपना सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी शामिल थे। और हुड्डा साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर ये तीनों कानून जो कांग्रेस भी लाना चाहती थी, जो अपने घोषणा पत्र में बड़े दमदारी से लोकसभा से लेकर के और सब जगह उसको वो प्रचारित किया करते थे, तो उस वक्त अगर उनको लगता था कि तीनों कानूनों के साथ साथ कि एमएसपी को रक्षा करने के लिए कोई कानून का प्रावधान होना चाहिए, तो उस वक्त उस सिफारिश में ही अगर डालते तो हम मानते कि उनकी नीयत साफ़ है, उनकी नीयत सही है। लेकिन जब उनकी बारी थी, उनके हाथ में जब गेंद थी, उनके पाले में गेंद थी और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत, और देश के उस वक्त जो किसान राजनीति करने वाले सरकार में जो प्रमुख नाम और चेहरे थे उसमें श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि दिल्ली सरकार उनकी उंगली के इशारे पर नाचा करती थी। लेकिन कैप्टन साहब, अब तो गेंद आपके पाले में। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर एमएसपी की गारंटी देने की जहाँ तक बात है, अगर ऐसी कोई स्थिति कोई नौबत कभी आएगी तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के किसान में वो दमखम है कि वह अपना हक लेकर के रहेगा। कोई हिंदुस्तान के किसान का एमएसपी छीनने की हिम्मत और हिमाकत कोई नहीं कर सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। कैप्टन साहब, आपने कहा कि किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन उन नेताओं का क्या होगा जिनके ऊपर किसान विश्वास करता है, जिनको बहुत मान सम्मान देके उनको विधानसभा और लोकसभा में भेजता है? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों? देखिए, सबका फ़र्ज़ बनता है। किसान अन्नदाता है, किसान देवता है, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश के समाज का आधार है, किसान इस देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवान का वह माँ और पिता है। तो किसान इस देश की आत्मा है। तो कोई भी ये गलतफहमी ना पाले कि वह किसान का हित करके इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसान के बहुमत को नकार करके कोई राजनीति कर पाएगा। तो किसान के वजूद को चुनौती देने की कोई भी, मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी कोई गलती करेगा। और मैंने जैसे कहा कि किसान के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि इतना दमखम है कि कोई एमएसपी किसान की छीन नहीं सकता है, और ऐसी कभी भी कोई नौबत आएगी तो हम साथ खड़े मिलेंगे। कैप्टन साहब, हालांकि आप जात पात की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक जाट नेता हैं और कहीं ना कहीं पिछले बैकग्राउंड की बात करें तो आपका परिवार भी किसान परिवार से संबंध रखता है। अगर किसान कानून, ये जो 3 कानून आए हैं, अगर इतने ही अच्छे होते तो बरवाला से जो जेजेपी के विधायक है वो चेयरमैनी लेने से मना कर गए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा, इसलिए मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। और बरवाला से अगर हम पूर्व विधायक की बात करें, बीजेपी के ही नेता की बात करें तो परमिंदर सिंह ढुल ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और एक खुला पत्र लिखा है कि मैं आपकी सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उससे नाखुश हूँ, ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कैप्टन अभिमन्यु का क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक पार्टी को छोड़ करके जाने की बात है तो अभी तक जो जानकारी में आया है कि श्रीमान श्याम सिंह राणा जी जो रादौर से विधायक थे और सीपीएस भी थे, उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। और अभी अभी हाल में समाचार मिला है कि शायद परविंदर ढुल जी ने भी पार्टी से नाराज़गी व्यक्त की है। देखो, राजनीतिक क्षेत्र में पार्टियों में लोग आते हैं जाते हैं, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जिन लोगों ने पार्टी को हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है, तो उसमें ये सब लोग, चाहे श्याम सिंह राणा जी हों, वो एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे हैं हरियाणा प्रदेश की। और ऐसा कोई आदमी पार्टी में जुड़ता है तो पार्टी मजबूत होती है। और एक पेड़ से एक सूखा पत्ता भी गिरता है तो पेड़ जो है वह
उससे कहीं ना कहीं पेड़ से कुछ टूट के ही तो निकला है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो जाता है तो उसका हम मिस भी करते हैं और उसका लॉस भी होता है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, ये जीवन बहता पानी है और एक यात्रा है। लोग जुड़ते भी हैं, लोग छूटते भी हैं, लेकिन छूटो जो साथी हैं, मुझे कम से कम श्याम सिंह राणा जी एक सीनियर आदमी हैं, तो और या प्रविंदर डुल जी भी एक पार्टी में इस हमारे इलाके का एक मजबूत नेतृत्व उनका रहा है। तो ऐसे लोग न जाएं और न जाते तो अच्छा था। और संगठन एक परिवार की भांति होता है और आपस में मिल बैठ करके बातचीत करके एक दूसरे की बात को सुन करके हम सबको मिल करके वो प्रयास करते हैं हम, और करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उनके भ्रांतियाँ वक्त आने पर दूर होंगी और वह फिर अपने परिवार को, जिसको उन्होंने अपना घर माना है, वो कहीं ना कहीं इस पर विचार ज़रूर करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने इसको समझा है, अपने नज़रिए से उन्होंने इसके ऊपर अपना रिएक्शन किया है, रिस्पॉन्स दिया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत स्पष्टता से मेरा मानना है कि तीनों कानून अपने आप में, इनमें किसान का कोई अहित नहीं है और कुछ न कुछ इससे किसान का हित ही हो सकता है। लेकिन ये भी मैं स्पष्ट मानता हूँ कि किसी भी प्रकार से किसान के एमएसपी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई कभी ऐसी गलती करेगा नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के आश्वासन दे चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसान को कभी आशंकित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धरती का सीना चीर करके एक बीज से अन्न के अनाज के भंडार पैदा करने की क्षमता रखता है, वह किसान जो दुनिया के पेट भरने का मादा रखता है, जो किसान का बेटा जो देश की सीमा पर जवान अपनी शहादत दे करके भी, अपनी खून बहा करके भी देश की रक्षा करने की हिम्मत रखता है, वह किसान जब किसान की जीविका पर बनाएगी तो वह किसान अपने हक को लेना जानता है। किसान के दमखम पर मुझे पूरा भरोसा है। और ऐसी कभी भी कोई स्थिति बनती है तो हम सबसे आगे की पंक्ति में किसान के साथ खड़े नजर आएंगे। पर मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा, मैं जात पात की राजनीति से मैंने हमेशा परहेज ही नहीं किया है, बल्कि मैंने पूरे जोर से उसको खारिज किया है। मैं इंसानियत का, हाँ, मैं बिल्कुल इंसानियत जो है, हमारे हरियाणा प्रदेश में इंसानियत को तार तार करने के बड़ी साजिश और षड्यंत्र राजनीति में होते रहे हैं और मैं उसका ज़िंदगी विरोध करता रहूँगा। कैप्टन साहब, आपने अभी कहा कि जात पात की बात नहीं करते हैं, बल्कि आप विरोध भी करते हैं। वहीं अगर हम बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव में ये आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर, कि इस चुनाव को जात पात का रंग दिया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो आपके नेता थे वो आज छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामते नज़र आ रहे हैं। अगर कपूर नरवाल की बात करें या फिर जीता हुड्डा की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो आपको नहीं लगता कि बड़ौदा के अंदर बीजेपी की राह मुश्किल होगी? वहाँ पे कमल पहले कभी नहीं खिला है, अब की बार फिर मुश्किल हो सकती है। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ौदा में मनोहर लाल जी का नेतृत्व और योगेश्वर दत्त का व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जाएंगे। अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या फिर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। और बड़ौदा के अंदर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है तो कहीं न कहीं सरकार को लेकर जो लोगों में विरोध है वो सबके सामने आ जाएगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 10 तारीख नवंबर को जब चुनाव का परिणाम आएगा, बड़ौदा का एक और विधायक कमल के फूल के ऊपर मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा और एक मजबूत सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का सेवा करने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर जो ये विपक्ष के मंसूबे हैं वह है परास्त करेगी जनता, उनको नेस्त नाबूद करेगी। कैप्टन साहब, अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपने नारनून से राजनीति की शुरुआत की थी, या ये कहें कि वित्त मंत्री के पद तक आप पहुँचे थे, तो ऐसे में नारनून की जनता आपको कब दोबारा से अपने बीच में पाएगी? क्योंकि राम कुमार गौतम वहाँ से विधायक है, वो काफ़ी बार लोगों की शिकायतें होती है कि वो जनता के बीच में नहीं आते हैं, और आपके जाने के बाद विकास का भी जो पहिया है वो थमा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर एक्शन मोड में नज़र आएंगे?
देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हुई है और जहाँ तक नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं परसों ही अपने क्षेत्र में बास गांव के अंदर बीमारी से ठीक होते ही मैं एक सामाजिक जो संवेदना का कार्यक्रम एक था उसमें मैं गया था। और क्षेत्र की जनता जब मुझे चाहेगी, क्षेत्र की जनता का पहला अधिकार मेरे जीवन पर है, मेरी सांसों पर है, मेरे खून के आखिरी कतरे तक है। और जो भी क्षेत्र की जनता का मुझे आदेश होगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं हरियाणा की सरकार में 5 वर्ष मनोहर लाल जी की कैबिनेट में एक मंत्री के नाते हरियाणा की जनता की सेवा कर पाया, वो क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के कारण से संभव हो पाया। जो भी कुछ अपने क्षेत्र में विकास या हरियाणा प्रदेश में एक सुशासन में अपनी भूमिका, एक गिलहरी योगदान दे पाया, वो मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के कारण से है और मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। मुझे जीवन में एक बड़ा अवसर जो है मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया है, वो प्यार दिया है, वो अपनापन दिया है और वो सदा मेरी बपौती है, मेरी पूंजी है। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीमारी की वजह से मैं जनता के बीच नहीं जा पाया था, लेकिन एक बार फिर मैं अब मैदान में कूदूंगा और जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर मैंने महत्वपूर्ण भूमिका पहले निभाई थी, उसी तरह से अभिमन्यु बनकर अब मैं बड़ौदा में भी अपनी भूमिका दिखाते हुए वहाँ पर कमल खिलाऊंगा। और इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि देश के किसान इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनका एमएसपी का जो अधिकार है उनसे कोई छीन सके, और अगर ऐसा होता है तो कैप्टन अभिमन्यु पहली पंक्ति में उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।